गुड आफ्टरनून बच्चों। 5 कदम नीट की ओर जो सीरीज चल रही थी उसमें काफ़ी गैप हो गया और अब हम लोग इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे और रेगुलर इसको बनाएंगे। इसके पहले वाले जितने भी बने हैं 5 कदम नीट की ओर सीरीज वाले वीडियो लेक्चर सोल्यूशन जो बने हैं वो आप लोग जरूर देखते रहिए। और अब हम लोग जल्दी जल्दी इसमें और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का और इसके सामने जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है 20 किलोग्राम का, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है कहाँ से, 10 किलोग्राम से। तो ये तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास हैवी वाले की तरफ होगा, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। ये पूरी दूरी 10 मीटर दी हुई है, 10 मीटर, और ये दूरी r1 मान लो और ये दूरी r2 मान लो। तो हमें r2 फाइंड करना है, r1 फाइंड करना है। तो क्या आप जानते हैं कि अगर हम इसको m1 माने और इसको m2 माने तो क्या आपको r1 r2 के फॉर्मूले पता है? और अगर अब इसको हम r मान लें, पूरा टोटल डिस्टेंस r है ना, तो r1 कैसे निकलता है? r1 निकालने के लिए m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, ये होता है r1 का फार्मूला। और r2 का फार्मूला जब लिखते हैं तो m1 ऊपर लिखते हैं, m1 अपॉन m1 प्लस m2 r। ये तो आपको मालूम है ना, ये जरूरी आपको मालूम होगा। हमें r1 निकालना है तो हम ऊपर वाला सॉल्व कर दे रहे हैं। तो m2 हो गया 20 और टोटल हो गया 30 और r की वैल्यू हो गई 10। तो 10 से हमने ये 0 काट दिया तो 20/3 रिजल्ट आ गया। 20/3 का मतलब हो गया 6.66 मीटर हो गया। तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 20/3 मीटर। ओके, अगर R2 निकालना है तो 10 से इतना घटा दीजिए तो 3.33 आपका R2 आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा। आसान इन द सेंस कि फार्मूला आपको मालूम था इसलिए आसान था। अगर फार्मूला ना मालूम होता तो आप इसको सॉल्व करने लगते तो देर लगती। इसी प्रकार से ये देखो 3 मासेज हैं, एक m यहाँ पर है, एक m यहाँ पर है, एक m यहाँ पर है। और इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 2,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0,2 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। तीनों सिमिलर मासेस हैं और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग XCM फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होता है बताओ? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। देखिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 है ना, अपॉन टोटल मास। तो ऊपर आ गया आपका 2m और नीचे आ गया 3m। तो m से m कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 2/3। ओके, अब आ जाइए YCM फाइंड कर लीजिए। YCM तो m1 y1 0, m2 y2 ये भी 0 और m3 y3 इज इक्वल टू 2। ये देखिए m3 y3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये आपका 2m ऊपर और 3m नीचे, तो ये भी उतना ही आ गया, ये भी 2/3 आ गया। तो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया 2/3। एक सेकेंड बना दे, पहले बीच में बोलने लगते हो। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया? 2/3 2/3 पर यहाँ पर आ गया। और ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM, ठीक है ना। ये CM है और ये उसका पोजीशन वेक्टर मान लिया जाएगा। भाई ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो RCM हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। RCM कैसे फाइंड होगा? एक्स आई कैप यानी कि 2/3 आई कैप प्लस वाई जे कैप 2/3 जे कैप। तो 2/3 आप कॉमन ले लीजिए, 2/3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। ये लीजिए सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी एक आसान क्वेश्चन माना जाएगा। सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले अगर आपको पता है, सारे आर्टिकल के फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा देख लीजिए, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के दो पार्टिकल हैं, 10 kg के। ये देखिए दो पार्टिकल्स आपके सामने हैं और इनके बीच की जो
रिजिड रॉड में जुड़े हैं, ये एक रॉड के एंड में लगे हुए हैं। रॉड का कोई मास नहीं है और लंबाई है 1 मीटर। अब क्वेश्चन क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 5 kg रिस्पेक्टिवली नियरली कितना होगा। तो इसको हमने पूरा R मान लिया। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पर होगा भारी वाले के पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन हो गया, ये दूरी R1 हो गई और ये दूरी R2 हो गई। R1 और R2 के हमें फार्मूले पता ही हैं, हम फाइंड कर लेंगे। अगर हम इसको माने M1 और इसको माने M2 तो R1 कैसे लिखा जाता है, अभी बताया था हमने, M2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू R, तो 10 अपॉन 15 इंटू 1, ये हो गया आपका 2/3। 1 लिखना है भाई। तो ये आ गया आपका 2/3 यानी कि 0.66 मीटर, है ना। जिसको हम लोग चाहें तो एक और 6 ले लें, तो चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 66.6 सेंटीमीटर, जिसको इन्होंने 67 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली बोला है। तो ये क्वेश्चन भी आसान फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कॉन्साइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। जो बॉडी इस प्रकार की होती है जिसमें कहीं मास कम और कहीं मास ज़्यादा होता है, उनका सेंटर ऑफ मास कहीं और होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और हो सकती है। मतलब दोनों कॉन्साइड करेंगे ये जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाएं तो कभी टॉर्क नहीं जनरेट होगा। हाँ, अगर हम यहाँ फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क विल बी इक्वल टू जीरो। अगर आप किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर बल लगाएंगे तो बॉडी चल तो सकती है लेकिन घूम नहीं सकती, यानी कि टॉर्क नहीं बन पाता है। तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट, द कपल ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। क्या आप जानते हैं कपल क्या होता है? जब एक बॉडी पर दो बल इक्वल और अपोजिट लगते हैं लेकिन दोनों सेम टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा और ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इस फोर्स का टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा और इस फोर्स का टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा। तो नेट टॉर्क तो बनेगा यानी कि ऑब्जेक्ट घूमेगा, लेकिन नेट फोर्स नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट हैं। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं, ठीक है ना, जीरो होगा। और नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा क्योंकि दो टॉर्क सेम डायरेक्शन में, एक होगा F इंटू आर और दूसरा भी होगा F इंटू आर। जो तो टोटल टॉर्क बनेगा वो बनेगा 2FR, ये हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सी गलत हो गया। और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, आप बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। एक शब्द होता है मैकेनिकल एडवांटेज, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपने एक ऐसी मशीन बना ली है कि कम एफर्ट करने पर आप ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, मतलब कम फोर्स लगाकर आप ज़्यादा वेट्स वगैरह उठा सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज कहाँ पर होता है, आप समझिए बात को। जैसे ये पुलीज वगैरह होती हैं, ये एक पुली लगा दी, फिर ये एक पुली लगा दी, है ना, और यहाँ पर एक बहुत भारी भरकम मास लटका हुआ है, यहाँ पर एक बहुत भारी भरकम मास लटका हुआ है। आप इसे डायरेक्ट उठाना चाहें तो नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप ये पुली सिस्टम बना लीजिए। पुली सिस्टम में आप यहाँ पर बहुत ही कम ताकत लगाएंगे और तब भी ये मास उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंशन कितना होगा, टी, यहाँ कितना होगा, टी, यहाँ टी होगा, और जब यहाँ टी होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 2T। तो आपने टेंशन तो फोर्स के बराबर पैदा किया, लेकिन यहाँ पर देखो 2F डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो T बराबर F और यहाँ पर ये हो गया 2T मतलब 2F, यानी कि आपने बल तो केवल F लगाया लेकिन इस वेट पर जो बल लगा वो 2F लग गया, जिससे ये भारी भरकम वेट आसानी से उठाया जा सकता है। और ऐसे केसेस में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा सवाल है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा बी और डी सही है, चौथा करेक्ट होगा, बी और डी। ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से 2 पर्सन्स ऑफ मास 15 kg 55 kg सॉरी 55 kg और 65 kg के दो पर्सन एक बोट में मान लीजिए बैठे हुए हैं। ये पहला पर्सन है M1 55 किलोग्राम का और ये दूसरा पर्सन है M2 65 किलोग्राम का, 65 किलोग्राम का।
और ये है बोट, बोट का भी 3 मीटर लंबी बोट है, 100 किलोग्राम की बोट है। ये देखिए बोट का जो वजन है वो 100 किलोग्राम है, ठीक है ना। अब पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भारी वाले की तरफ होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भारी वाले की तरफ होगा, ठीक है ना। अब कहते हैं कि ये मैन यहाँ से चलकर वहां पहुंच गया, तो जब मैन यहाँ से चल के वहां पहुंचेगा, ये देखिए ये इसका सेंटर ऑफ मास C1 है, इसका सेंटर ऑफ मास C2 है, और बोट का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कि C3 है, यहाँ पे होगा C3, ठीक है ना। अब ये पर्सन यहाँ से वहां जाएगा, जब पर्सन उधर जाएगा तो बोट इधर जाएगी, ठीक है ना। अब ये पर्सन वहां जाके बैठ गया, यानी कि अब ये दोनों एक ही जगह पर आ गए, मतलब कि M1 भी और M2 भी एक ही जगह पर आकर बैठ गए। ये लीजिए ये हो गया M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो बोट लेफ्ट की तरफ जाएगी, यानी कि बोट का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, बोट का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। ये यहाँ था, देखो यहाँ आ गया, लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, क्योंकि हमने कहा भी था आपको कि 3 लोग हैं, केवल 3 लोग, 3 चीजें हैं और 3 ही है, कोई चौथी नहीं है। तो कोई यहाँ जाए कोई वहां जाए, ऐसा करने में सारे फोर्सेज इंटरनल होते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। C1 मूव करेगा, C2 भी मूव करेगा, C3 भी मूव करेगा, लेकिन सिस्टम का जो CM है वो मूव नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा बताइए? 0। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा। तो बोट का सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट होगा, M1 का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, M2 का भी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, क्योंकि बोट शिफ्ट होगी तो M2 भी साथ में शिफ्ट होगा, लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही थे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग 5 कदम नीट की ओर सीरीज को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और डेली एक नहीं बल्कि 2-2 वीडियोस डालने के प्रयास करेंगे, जिससे कि जो भी लैकिंग हुई है उसको हम लोग रिकवर कर सकें। थैंक यू।